हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक आइकॉनिक नोवेल के बारे में, चिनुआ अचेबे की थिंग्स फॉल अपार्ट। ये नोवेल सिर्फ एक आदमी की डाउनफॉल की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरी सिविलाइजेशन की बिखरने की कहानी दिखाती है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ने ट्रेडिशनल अफ्रीकन सोसाइटीज़ को बदल दिया, कैसे नए धर्म, नए कानून और नए सोच पुरानी संस्कृतियों को तोड़ने लगती है। तो चलिए इस नोवेल का पूरा एनालिसिस करते हैं, सेटिंग, कैरेक्टर्स, समरी और कॉलोनिज्म के इम्पैक्ट के साथ। कहानी नाइजीरिया के प्री कॉलोनियल पीरियड में सेट है, एक ट्रेडिशनल इबो विलेज उमोफिया में। इवो लोग अपने संस्कृति और देवताओं को मानते हैं। पावर का मेजरमेंट याम की खेती, टाइटल्स और ब्रेवरी से होता है। ऑरेकल्स और प्रीस्ट डिसीजन लेते हैं और मर्दों की डोमिनेंस सोसाइटी में दिखाई देती है। ब्रिटिश मिशनरीज और कॉलोनियल रूलर्स धीरे धीरे सोसाइटी को बदलने लगते हैं और यही कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। We'll focus on the main characters of the novel. While there are several minor characters as well, they are not included in this discussion. Let's start with Okonko. Okonko is the protagonist of Things Fall Apart. He is a strong, ambitious, and respected leader of Mafia, known for his bravery and hard work. However, he is also short tempered, rigid, and obsessed with masculinity. His biggest fear is appearing weak like his father, Unoka, which makes him take harsh and impulsive decisions such as killing Ikmifuna and disowning Norway. When British colonialists arrive, Okonkwo refuses to accept change. He believes in traditional Igbo values and sees submission as cowardice. However, when his people do not support his resistance, he chooses suicide over surrender, symbolizing the downfall of Igbo society under colonial rule. Okonkwo represents both the strength and the flaws of tradition, a tragic hero who fights against change but ultimately loses. नोवे, ओकोंको का बेटा, ट्रेडिशनल इग्बो कल्चर से डिसअपॉइंट होता है और क्रिश्चियनिटी अपना लेता है। ये कैरेक्टर दिखाता है कि कैसे नए विचार नए जनरेशन को इन्फ्लुएंस कर रही है। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ इकमीफुना, एक पीस सेटलमेंट में आया लड़का जो ओकोंको के साथ पलता है लेकिन उसी के हाथों से मारा जाता है। इसकी मौत दिखाता है कि कैसे ओकोंको अपनी पुरानी सोच की वजह से बुरी डिसीजंस ही लेता है। ओबेरिका, ओबेरिका ओकोंको का दोस्त है, बहुत ही अच्छा, समझदार और बैलेंस्ड है और ब्रिटिश कॉलोनलाइजेशन की इम्पैक्ट को पहले से समझने लगता है। मिस्टर ब्राउन, शांत और समझदार मिशनरी जो फोर्स नहीं करता बल्कि लोगों को अपने विचार बदलने देता है। रेवरेंड जेम्स स्मिथ, एक अग्रेसिव और स्ट्रिक्ट क्रिश्चियन मिशनरी जो फोर्सफुली क्रिश्चियनिटी फैलाना चाहता है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑफिसर जो अफ्रीकन्स को बैकवर्ड समझता है और उनकी कहानियों को इग्नोर करता है। ये कहानी सिर्फ ओकोंको नाम की एक शक्तिशाली योद्धा की ही नहीं, बल्कि इग्बो समाज की भी है जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के आगे कैसे टूटता चला जाता है। चलिए शुरू करते हैं थिंग्स फॉल अपार्ट की समरी से। नाइजीरिया के दिल में बसा है उमोफिया, एक ऐसा गांव जहां लोग परंपरा, देवताओं और आदर सम्मान से जीते हैं। यहाँ समाज में ताकत और इज्जत कड़ी मेहनत और बहादुरी से मिलती है। पुरुषों की शक्ति याम की खेती उनकी पत्नियों और उनके टाइटल से डिसाइड किया जाता है। पुजारियों और ओरेकल्स की आदेश ही यहाँ पर कानून है। Amidst this structured society stands Okonkwo, a man who has risen from nothing to become one of the most respected and feared warriors of Umofia. उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है उसका डर, कमज़ोर दिखने का डर, अपने पिता जैसा बनने का डर। Unuka was a lazy man who loved music but could never provide for his family. ओकोंको ने ठान लिया था कि वो कभी अपने पिता जैसा नहीं बनेगा। ओकोंको is harsh, aggressive, and obsessed with proving his masculinity. He believes that emotions are for the weak, and so he never shows love even to his family. But this very mindset begins his downfall.
उमोफिया को एक दिन इकमीफुना नाम का लड़का शांति समझौते के रूप में मिलता है। ओकोंको उसे अपने घर ले आता है और धीरे धीरे इकमीफुना ओकोंको के बेटे नोए का बड़ा भाई बन जाता है। इकमीफुना टीचेस नोए द वेज ऑफ मैनहुड एंड अंडर हिज इन्फ्लुएंस नोए बिगिंस टू बिहेव इन अ वे दैट ओकोंको अप्रूव्स ऑफ। But fate has other plans. The oracle declares that Ikmifuna must be killed. ओकोंको को मना किया जाता है कि वो उसे ना मारे, मगर अपनी ताकत साबित करने के लिए वो खुद इकमीफुना को मार डालता है। यही से उसकी दुनिया धीरे धीरे टूटने लगती है। नोवे का अपने पिता से विश्वास उठ जाता है और उसे इग्बो परंपराओं से नफरत होने लगती है। नोवे, हु लव्ड इकमीफुना लाइक अ ब्रदर, इमोशनली डिटैचेस फ्रॉम हिज फादर एंड स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग द हार्श ट्रेडिशंस ऑफ देयर कल्चर। Soon after, tragedy strikes again. During a funeral, Okonko's gun accidentally kills a clansman. In Igbo culture, this is an offense against the earth goddess, and as a punishment, Okonko and his family are exiled for 7 years from Umofia. सजा के रूप में उसे 7 साल के लिए अपने गांव से निकाल दिया जाता है और वो अपने माँ के गांव मैबंता में रहने चला जाता है अपने परिवार के साथ। ओकोंको हताश और क्रोधित होता है और सोचता है कि 7 साल बाद जब ये लौटेगा तब फिर से ताकतवर बनेगा और अपनी पूरी शक्ति फिर से हासिल करेगा। मगर इसी बीच ब्रिटिश मिशनरीज गांव में घुसने लगते हैं। मैबंटा में एक ब्रिटिश मिशनरी मिस्टर ब्राउन शांति से क्रिश्चियनिटी फैलाता है। वो किसी पर भी जोर ज़बरदस्ती नहीं डालता, मगर धीरे धीरे लोग नए धर्म अपनाने लगते हैं। सबसे बड़ा झटका ओकोंको को तब लगता है जब नोवे खुद क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। नोवे को लगता है कि इग्बो परंपरा बहुत ही निर्दयी है। क्रिश्चियनिटी नोवे को नया रास्ता, शांति और स्वतंत्रता का अनुभव कराती है। जब ओकोंको को ये पता चलता है कि उसका बेटा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया है तो वो गुस्से से उसे घर से निकाल देता है। अब ओकोंको को लगने लगता है कि इग्बो संस्कृति टूट रही है, मगर उसे ये एहसास नहीं है कि ये बस शुरुआत है। 7 साल बाद जब ओकोंको वापस लौटता है तो उसे उम्मीद होती है कि वो फिर से गांव में शक्ति हासिल करेगा, लेकिन जब वो लौटता है तो उसे एहसास होता है कि उमोफिया अब पहले जैसा नहीं रहा। ब्रिटिश रूलर्स ने यहाँ नए कानून बना दिए थे। ज़्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी अपना चुके थे। जो लोग कभी ओकोंको का सम्मान करते थे वो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे झुक चुके थे। Okonkwo, who expected to return as a hero and a leader, finds himself powerless in his own land. The new missionary, Reverend James Smith, is more aggressive than Mr. Brown. Under his leadership, tensions rise between the Christians and traditional Igbo people. When a convert disrespects an Igbo shrine, the people of Umofia retaliate by burning the church to the ground. ब्रिटिश रूलर्स जवाबी हमले करते हैं और ओकोंको समेत गांव के अदर पावरफुल लीडर्स को गिरफ्तार कर लेते हैं, ह्यूमिलेटिंग देम इन फ्रंट ऑफ द विलेज। Okonko expects his people to rise and fight, but to his horror, they hesitate. The once powerful warriors of Umofia are no longer willing to resist the British rule. ओकोंको एक ब्रिटिश मैसेंजर को मार डालता है, होपिंग टू स्पार्क अ रेविलियन, बट व्हेन हिज पीपल डू नथिंग ही रियलाइजेस ही इज़ अलोन। ओकोंको को एहसास होता है कि अब उसके लोग बदल चुके हैं, वो लड़ना नहीं चाहते। अब ओकोंको के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो ये स्वीकार नहीं कर सकता कि ब्रिटिश रूलर्स की जीत हो चुकी है। Rather than living under foreign rule, he takes his own life, a final act of resistance, but also an act of ultimate defeat. But even in death, Okonkwo finds no dignity. In Igbo tradition, suicide is an abomination, and so his own people refuses to touch his body. Instead, they call the British district commissioner to handle it. The novel ends with the commissioner thinking about writing a book about Africa. ओकोंको का जीवन और संघर्ष अब केवल एक फुटनोट बनकर रह जाता है, जिसे ब्रिटिश कमिश्नर अपनी किताब में एक छोटी सी पैराग्राफ में समेट देगा।
Achibe's message is clear. Colonialization did not just bring political change, it also erased cultures, identities, and stories. The novel is not just the story of one man's fall, it is a fall of a whole society. Okonko is a symbol of Igbo tradition, strong, unyielding, but ultimately destroyed by a world that refuses to remain the same. ओकोंको की मौत सिर्फ एक इंसान की हार नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता के अंत की प्रतीक है। अची भी हमें सवाल करने में मजबूर कर देता है कि क्या ओकोंको सही था अपनी परंपराओं को बचाने में या बदलाव को अपनाना चाहिए था उसे। Tell me in the comment section what you think. Was Okonkwo right to resist or was he fighting a lost battle?